हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का वीर सर जीएस वाले की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि सारे लोग बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे अंतरिम सरकार 1946 के बारे में। अंतरिम सरकार 1946 के बारे में और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के बारे में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। हालांकि वीडियो भले छोटा है, लेकिन ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट को शामिल नहीं किया। जो आपके लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है उसी को शामिल किया है। तो साथियों, वीडियो को आप लोग क्या करिएगा, पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। और ये जो वीडियो मैंने बताया है, इससे पहले शायद ही आप इस तरीके से पढ़े होंगे, तो इसलिए वीडियो क्या करना है, आपको पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो साथियों, भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है, उसके अंतर्गत क्या है, हमारा आज तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले जो दो वीडियो मैंने दिया है, आप उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो मैंने बात किया, सबसे पहले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरे वीडियो मैंने बात किया था संविधान सभा की। तो वो दोनों ही वीडियो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग क्या करिएगा, उन सारे वीडियोस को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अंतरिम सरकार 1946 के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। देखिए, जब हमारे देश में भारत में संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। ठीक है, तो ये होता भैया, जब तक संविधान पूरी तरह से बन नहीं जाता तब तक उसके पहले एक सरकार बनाई जाएगी शासन चलाने के लिए। तो जो सरकार बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, अंतरिम सरकार। और ये कब बनाया गया था, 1946 में। लेकिन साथियों, दुर्भाग्यवश क्या होता है, एक साल बाद ही 1947 में क्या होता है, हमारा हिंदुस्तान जो भारत था, वह दो भाग में बट जाता है। भारत का विभाजन हो जाता है और भारत से अलग होकर के एक दूसरा देश भी बन जाता है, पाकिस्तान। ठीक है, यानी भारत क्या होता है, दो भाग में डिवाइड होकर के भारत और एक पाकिस्तान, दो देश बन जाते हैं। ठीक है, और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, भारत का एक नया मंत्रिमंडल फिर से तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। तो दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। ठीक है साथियों, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात की है, जो वीडियो है, ठीक है, ये सभी परीक्षा के लिए एकदम समान रूप से उपयोगी है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे भारत में होने वाले कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में समान रूप से पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक टैग लाइन मेंशन किया है कि अभ्यास से ही आती है पूर्णता। क्या आती है, अभ्यास से ही आती है पूर्णता। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से कंठस्थ करना चाहते हैं, तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए साथियों, क्या करते हैं, बात करते हैं अंतरिम सरकार के गठन की। किस पे बात करेंगे, अंतरिम सरकार के गठन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आइए जानते हैं। कह रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, 24 अगस्त 1946 को। किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। यानी यह जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। अच्छा, मुस्लिम लीग के शामिल न होने का मेन कारण यह था कि मुस्लिम लीग क्या कर रहा था, एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था मुसलमानों के लिए। ठीक है, इसलिए वह कहता भैया हम इस सरकार में, अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो ये होता भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पंडित नेहरू ने क्या किया, जब अंतरिम सरकार बन गया था 24 अगस्त 1946 को, तो पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अपने सभी 11 अन्य मंत्रियों के साथ क्या लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं। क्या करते हैं, पद की शपथ लेते हैं। और अच्छा, इनके जो मंत्रिमंडल था, ये जो अंतरिम सरकार था, अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कितने मुस्लिम सदस्य थे, तो इसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे। परंतु वे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं थे। ऐसा नहीं कि ये तीनों मुसलमान थे तो मुस्लिम लीग से ही संबंधित हो। ठीक है, मुस्लिम लीग से इनका कोई भी संबंध नहीं था साथियों। ठीक है, जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है साथियों कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी क्या होती है, सरकार में शामिल हो जाती है, जिसका उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। पहले तो मुसलमान या फिर कह लीजिए जो मुस्लिम लीग है वो शामिल नहीं होते अंतरिम सरकार में, लेकिन बाद में क्या होती है, शामिल हो जाती है 26 अक्टूबर 1946 को।
यह सोच करके कि कम से कम परिषद में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान के लिए मांग उठा सकते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर परिषद, जी हाँ, देखिए साथियों उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद होता था। ठीक है, और उसी के तहत क्या किया गया था, हमारा यह अंतरिम सरकार बनाया गया था, अंतरिम सरकार गठन किया गया था। और उस समय वायसराय कौन था, तो आप सभी को पता है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, हाँ, और लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही भारत का यह स्वतंत्रता अधिनियम, या फिर कह लीजिए कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। ठीक, एक बात और ध्यान रखने योग्य है यहाँ पे, एक व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अरे बोलो कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये अंतरिम सरकार के बारे में क्या कहते हैं, इसको जरा सा सुनिएगा और समझिएगा। ये कहते हैं कि अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि भाई जो अंतरिम सरकार है, यह तो भारत का सरकार है, लेकिन इसको चलाने वाले दो राष्ट्र हैं, एक तो भारत खुद है और दूसरा ब्रिटेन। क्योंकि जो हमारा अंतरिम सरकार बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, यानी कि कह लीजिए कि ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की भागीदारी थी। और वैसे तो ये कहा गया था कि भाई भारत मतलब कि अंतरिम सरकार में पूरे वास्तव में भारतीय ही थे। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं हमको अंग्रेजों का छाप उस पे देखने को मिलता है। उस पे ही नहीं बल्कि अगर आप वर्तमान के संविधान को भी देखेंगे तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, वहाँ से लगभग 50% से ज़्यादा प्रावधान को डायरेक्ट शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो हालाँकि यहाँ से आपको बस यही पॉइंट याद रखने हैं कि अंतरिम सरकार के संबंध में किसने कहा था कि अंतरिम सरकार एक देश की सरकार है, लेकिन जिसको दो राष्ट्र चला रहे हैं, तो यह कहने वाले व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि यह जो आपका अंतरिम सरकार था 1946 का। ठीक है, 1946 का जो आपका अंतरिम सरकार था, इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ देखिए मैंने सदस्यों को मेंशन किया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग के बारे में जानकारी दिया गया है। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे साथियों, कौन, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय तथा साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे। वहीं बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनके पास गृह मंत्रालय, उसके साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी था। इसके अलावा बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनके पास जो है कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। फिर बात करेंगे जॉन मथाई की, तो इनके पास जो है कि उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। इसके अलावा जगजीवन राम की बात करेंगे तो ये क्या थे, ये श्रम मंत्री थे, यानी इनके पास श्रम मंत्रालय था। और सरदार बलदेव सिंह की बात करेंगे तो इनके पास क्या था, रक्षा मंत्रालय, यानी कि ये रक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पे ये जो 6 हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 के बारे में पूछा जाता है, हालांकि 6 नहीं थे और थे, आगे मैंने मेंशन किया, अभी मैं बताता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्री और साथ साथ राष्ट्रमंडल से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दोनों था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा कुछ और सदस्य हैं, उनके बारे में भी देख लीजिएगा। सी एच भाभा क्या थे, ये थे कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। ठीक, लियाकत अली खां, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, यह वित्त मंत्रालय इसके पास था। लियाकत अली क्या था, वित्त मंत्री था। ठीक है, लियाकत अली खां। वही बात करेंगे अब्दुल रब नस्तार की, तो यह डाक, वायु, रेलवे व संचार मंत्रालय इसके पास था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सी राजगोपालचारी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी राजगोपालचारी के पास क्या था, शिक्षा मंत्रालय एवं कला मंत्रालय था, शिक्षा एवं कला मंत्रालय। वही बात करेंगे आई चुंदरीगढ़, ठीक है, इनके पास था वाणिज्य मंत्रालय। और गजनफर अली खां के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या, स्वास्थ्य मंत्रालय। और योगेंद्र नाथ मंडल के पास क्या था, विधि मंत्रालय था साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे 6-7 के बारे में बताया, और 5 कितने हैं, 6 इधर है और 7 इधर है, 7 6 13, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सभी लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसके पास कौन सा मंत्रालय था। तो अंतरिम सरकार 1946 आपको समझ में आ गया, ये स्वतंत्रता से पहले की अंतरिम सरकार थी। अब स्वतंत्रता जब मिल जाती है, चूंकि पाकिस्तान अलग हो जाता है, भारत भी स्वतंत्र हो जाता है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, जी हाँ, लेकिन हाँ उससे पहले साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, आप सारे के सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए तथा अपने साथियों में शेयर भी करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और उपयोगी वीडियो लाता रहूँ।
ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में, ठीक है? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के बारे में। अब देखिए इसमें जितने सदस्य शामिल थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे, उनसे संबंधित विभागों के बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने एक तरफ सदस्यों को मेंशन कर दिया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभागों को मेंशन कर दिया है। तो आइए ज़रा से जानते हैं इनके बारे में, ठीक? अगर बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन-सा मंत्रालय था, तो इनके पास पहली बात तो प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रमंडल से संबंध है यानी कि राष्ट्रमंडल तथा विदेश मंत्री भी यही थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंध था और साथ-साथ ये प्रधानमंत्री भी थे। फिर बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनके पास भी वही मंत्रालय था जो 1946 के अंतरिम सरकार में था। तो इनके पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था और एक मंत्रालय और बढ़ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यों के मामले, ठीक है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे? राज्यों के मामलों को देख रहे थे और आप सभी को पता है कि जितने भी देशी रियासतें थीं, ठीक है? उन सबके एकीकरण में किसका योगदान रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, हालाँकि कई सारी कहानियाँ इनके पीछे, ठीक है? हाँ, और राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। यानी ऊपर के 3 लोग जो हैं, ये इनको वही मंत्रालय प्राप्त था जो इनको 1946 के अंतरिम सरकार में प्राप्त था। फिर वहीं बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास क्या था? शिक्षा मंत्रालय था। क्या था? शिक्षा मंत्रालय। लेकिन साथ ही वहीं अगर हम बात करेंगे कि 1946 के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो यह था सी राजगोपालचारी के पास। किसके पास? सी राजगोपालचारी के पास। डॉक्टर जान मथाई के पास अब क्या आ जाता है? रेलवे एवं परिवहन मंत्री आ जाता है। अरे बोलो क्या आ जाता है? रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो आपको याद करके अच्छे से रखने हैं, ठीक है? तो साथियों अगर अब हम बात करें आर के शेट्टी के पास, ठीक है? तो आर के शेट्टी के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था, वित्त मंत्रालय, ठीक है? और अंबेडकर के पास बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था विधि विभाग। जबकि आप लोग जानते हैं 1946 का जो अंतरिम सरकार था, उस समय विधि विभाग किसके पास था? योगेंद्र नाथ मंडल के पास था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 1947 के स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि विभाग किसके पास है? अंबेडकर के पास, ठीक? जगजीवन राम के पास क्या है? श्रम मंत्री। और इनके पास वही मंत्रालय है जो 1946 के अंतरिम सरकार में था। वहीं अगर बात करेंगे सरदार बलदेव सिंह की, तो इनके पास क्या है? रक्षा मंत्रालय। और इन्हीं के पास 1946 में भी क्या था? 1946 का जो अंतरिम सरकार था उसमें भी इन्हीं के पास रक्षा मंत्रालय था, ठीक है? राजकुमारी अमृत कौर की बात करेंगे तो इनके पास क्या है? इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। जबकि अगर हम बात करेंगे सी एच भाभा की, तो इनके पास क्या था? वाणिज्य मंत्रालय, ठीक? रफ़ी अहमद किदवई के बारे में पूछा जाता है तो इनके पास क्या था? संचार मंत्री था। यानी ये संचार मंत्री थे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनके पास संचार मंत्रालय था, ठीक? वहीं बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो इनके पास जो है कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये क्या थे? ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, यानी कि इनके पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। फिर वहीं बात करेंगे वी एन गाडगिल की, तो इनके पास क्या है? इनके पास कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था, ठीक है? किसके पास? वी एन गाडगिल के पास। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हम लोगों ने क्या किया? बड़ी ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्या कर लिया हमने? देख लिया, पढ़ लिया, ठीक है? तो प्यारे साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में आप लोग एकदम अच्छे से जो भी आपको जिस जैसा भी लगा है, ठीक है? अपना जो फीडबैक है मुझे ज़रूर बताइएगा और आप सब लोग लास्ट तक वीडियो देखते रह गए और इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।